दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है सही। सिचुएशन तो ख़राब चल ही रहा है, लेकिन अब हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। रूम में बैठे बैठे पढ़ाई करते रहिए। कंपटीशन वालों के लिए परेशान नहीं होना है, तैयारी में लगे रहना चाहिए एकदम। कभी भी तैयारी को ढीला नहीं करना है, एकदम लगे रहिए। कभी न कभी तो एग्ज़ाम होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग आज पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताएंगे आज आपको। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसमें जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बार बार बोल रहे हैं, चैनल नया है लेकिन हम लोग पुराने हैं। फेथ रखिए, सब चीज़ अच्छा मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सबसे पहला हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नाम से स्पष्ट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब वह रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा। नाम से ही आपको स्पष्ट पता चल जा रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन कहलाता है जो रेट होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। जो रिएक्शन का रेट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एक लाइन इसको लिख लीजिए, इन such type of reaction, rate is independent, of initial concentration of the reactant। तो इस तरह का रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट होगा रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे ए से बना है आपका प्रोडक्ट। मान लीजिए ए से बी बना, यही मान के चलिए ए से बना बी। मान लिया जाए कि T बराबर 0 पर इसका ए नॉट है, इसका कंसंट्रेशन जो होगा इनिशियल ए नॉट है, और ये शुरू में क्या होगा, जीरो होगा। आपको पहले ही बताए हैं कि इनिशियल में हमेशा ए का अमाउंट होता है और बी क्या होता है, जीरो। रिएक्टेंट मान लेते हैं T बराबर T समय के बाद, आफ्टर टाइम T, ए हो गया ए टी और ए हो गया जो भी हो गया, मान लीजिए हो गया बी टी। ठीक है, इस तरह का ये रिएक्शन, दिस इज ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। इनिशियली इसका अमाउंट ए नॉट है और ए जीरो है। आफ्टर टाइम टी यानी कुछ समय के बाद इसका अमाउंट ए टी है और इसका अमाउंट क्या है, बी टी है। अब चलिए आते हैं हम लोग रेट लॉ का उपयोग करते हैं। रेट लॉ से इसका रेट लिखते हैं। रेट लॉ से, तो रेट लॉ से जो रेट होगा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका क्या है, ए है, तो ए का कंसंट्रेशन हो गया। और ऑर्डर कौन है, जीरो, तो इसका पावर क्या होगा, जीरो। इसको हटाने के लिए आप कोई कांस्टेंट दे सकते हैं, तो रेट बराबर के, इसका मान क्या होगा, 1। तो देख रहे हैं रेट बराबर क्या आ गया, के यानी कांस्टेंट। रेट बराबर आ गया आपका के यानी क्या, कांस्टेंट।
यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं ना, कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं, इसका अमाउंट पर निर्भर नहीं किया। ए का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, उसका पावर जीरो होगा तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मान 1 आएगा, यानी रेट बराबर कांस्टेंट। अब व्हाट इज रेट, इस रेट को कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट कैसे लिखते हैं बताइए। इसी रेट को आप लिखिएगा क्या, माइनस डी ए बाई डी टी, आप ऐसा ही ना लिखते हैं, बराबर के कांस्टेंट। ऐसे ही ना बताए थे, माइनस डी ए बाई डी टी। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर कुछ कोफिशिएंट रहता तो यहाँ डिवाइड हो जाता, ये आपको पहले से सिखाया जा चुका है। यहाँ कोफिशिएंट अभी क्या है, 1 है, तो इसीलिए यहाँ नहीं लिए हैं। अब यहाँ कोफिशिएंट कुछ रहेगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर क्या आ गया, के। अब देखिए आपका है केमिस्ट्री का टर्म यहीं तक था, ये जो रेट लिखे रेट बराबर के आया, यही केमिस्ट्री था ये। अब इसके आगे जो भी इसमें होगा वो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन होगा। तो इस dt को राइट साइड ले जाइए तो ये आ जाएगा माइनस डी ए बराबर के डी टी, माइनस डी ए बराबर आ गया के डी टी। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। तो देखिए इनिशियल टाइम क्या है आपका, 0। मैथमेटिक्स में इनिशियल लिमिट बैठाते हैं तब फाइनल, तो इनिशियल क्या है, t बराबर 0 और फाइनल क्या है, t बराबर 0 पर क्या है, a0 है, और t बराबर t पर क्या है, इसका अमाउंट at है। तो ये हो गया 0 से t, a0 से at। आप मैथमेटिक्स में यहाँ देख लीजिए, पढ़े होंगे कि ds का इंटीग्रेशन x होता है, आप पढ़े होंगे ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो dA का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, तो a नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a का कंसंट्रेशन। अब देखिए लिमिट बैठाइएगा, a0 से क्या, at, के कांस्टेंट आप जानते हैं, जब भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो के कांस्टेंट है जिसका नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो के इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, फिर वही बात टी का dt का इंटीग्रेशन t होगा और इसका लिमिट हो गया 0 से t। तो अब यहाँ से देखिए आप क्या जानते हैं, मैथमेटिक्स में पहले अपर लिमिट बैठाते हैं फिर लोअर लिमिट। तो a हो गया आपका क्या, 80 हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन हो गया 80 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, a0, और इधर क्या हो जाएगा के t माइनस 0। अपर लिमिट माइनस तब क्या बात है, लोअर लिमिट, ये ना पुट किया जाता है। अपर यहाँ 80 था तो 80 माइनस लोअर a0, यहाँ अपर t है और लोअर क्या है, 0 है। अब इसमें क्या देखिए, इसको कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये भी आ सकता है, तो माइनस चाहे माइनस, इसको एक के टी होगा, माइनस को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा a बराबर a0 माइनस के टी। देख रहे हैं, तो ए आपका फार्मूला आ गया। ए क्या हो गया, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ए क्या है, कंसंट्रेशन एट टी बराबर 0। तो जैसे अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि आफ्टर 10 मिनट अब कंसंट्रेशन बताइए। तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा, AT बराबर A0 माइनस क्या, KT। आफ्टर टाइम T यदि पूछा जाए कि अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है,
तो ये फार्मूला हो जाएगा AT बराबर A0 माइनस क्या KT। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव हो गया यहाँ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देख रहे हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका ये फार्मूला आ गया AT बराबर A0 माइनस KT। और यहाँ से अगर K का फार्मूला निकालिएगा K का, तो क्या आएगा A0 माइनस AT बटा T। तो ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यदि फार्मूला पूछा जाए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, तो A0 माइनस AT बाई T। तो ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, या तो ए और ए एक ही चीज़ है, कोई एक याद है तो किसी का भी वैल्यू बता सकते हैं। तो आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन यदि रिएक्टेंट का जीरो ऑर्डर में निकालना हो तो हो जाएगा A0 माइनस क्या KT। अगर कोई पूछता है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ K यानी रेट कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा A0 माइनस AT बाई T। तो इसमें और आगे देखते हैं। देखिए, तो अब यहाँ से एक चीज़ और सीखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। रुक जाइए, पहले इसको साफ ही कर। तो देखिए, ये जो आपका फार्मूला आया क्या आया, देखिए तो AT बराबर A0 माइनस KT, या इसको ऐसे अगर हम लिख दें AT बराबर वही चीज को माइनस K इंटू T प्लस A0। अब देखिए, अब आप लोग बहुत एक फेमस इक्वेशन है मैथमेटिक्स का जो बार बार पढ़ते हैं, y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ ये y हो गया कंसंट्रेशन, और यहाँ पर स्लोप क्या हो गया K हो गया, और T के जगह x हो गया, और एक कांस्टेंट A0 हो गया। तो y बराबर mx प्लस c का आपको ग्राफ पता ही होगा। ये c इंटरसेप्ट है, m स्लोप है। ये स्लोप क्या हुआ नेगेटिव हुआ, तो इसका जो कर्व ड्रॉ कीजिएगा तो इस पर इस एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस मान लेते हैं और इस पर कंसंट्रेशन रख देते हैं, कंसंट्रेशन। तो अब देखिए T बराबर 0, तो T बराबर 0 पर कंसंट्रेशन क्या था, T बराबर 0 पर कंसंट्रेशन क्या है A0 है। T बराबर 0 पर यही टाइम है ना, T बराबर 0 ए कंसंट्रेशन है A0। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ए घटेगा ना, डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए A0 माइनस KT है, यानी कि आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन घटेगा और इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप क्या है नेगेटिव, यानी एक कर्व ऐसे आ रहा है। तो इस लाइन का जो स्लोप हो गया क्या हो गया, स्लोप हो गया माइनस K, जिसको हम लोग स्लोप tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा। तो और यही इंटरसेप्ट हो गया A0, ये जो वैल्यू हुआ यही तो इंटरसेप्ट है। तो अगर इस कर्व में आपसे पूछा जाए कि स्लोप का वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट कितना है, अब एक चीज़ आप देख रहे हैं, इनिशियली ये A0 था, देखिएगा ध्यान से, इनिशियली कितना है A0, ये डिक्रीज कर रहा है। तो देख रहे हैं एक समय ऐसा आएगा जो इसको कट करेगा, इस एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पर y एक्सिस अगर ये x है और y है, तो आप जानते हैं कि ऑन द x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y विल बी 0 एंड ऑन द y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x विल बी 0। तो इसको टाइम एक्सिस लिए है, तो यहाँ पर इस कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा, बोलिए 0। क्या होगा, 0 होगा। यानी ऐसा टाइम एक समय आएगा कि होल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट रिएक्शन in which after a certain time all reactants get converted into
प्रोडक्ट। यानी एक समय आपको ऐसा मिलेगा जहां पर सारा का सारा रिएक्टेंट किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में। ये जीरो ऑर्डर में ऐसा प्रैक्टिकली संभव है कि सारे के सारे रिएक्टेंट आपको किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो ये कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्लोप याद रखिएगा, स्लोप का वैल्यू, इंटरसेप्ट का वैल्यू। अब एक चीज और देखिए, कर्व ड्रॉ कर रहे थे, कर्व और लेते हैं। जीरो ऑर्डर में ही रेट बराबर, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जीरो ऑर्डर में आपसे ये पूछा जाए कि जीरो ऑर्डर में इस एक्सिस पर रेट रखिए और इस पर कंसंट्रेशन रखिए, रिएक्टेंट ए है तो ए का कंसंट्रेशन रखे हैं। अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर जीरो ऑर्डर। अगर पूछा जाए कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है तो देख अभी बताए थे ना कि जीरो ऑर्डर में जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी वह कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर में रेट का वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो रेट बराबर के यानी कांस्टेंट का वैल्यू, तो ये कर्व कैसे होगा, ये पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट वर्सेज अगर कंसंट्रेशन का ग्राफ पूछा जाए तो ये कांस्टेंट लाइन होगा जो कि पैरेलल टू उस कंसंट्रेशन का पैरेलल होगा, और ये अगर कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ पूछा जाए तो ये होगा। तो ये दो ग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ ग्राफ और आएगा तो और आगे देखते हैं। अब आइए थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं, इसका इम्पोर्टेंट डिस्कशन है इसमें। अब देखिए, अगर आप देखिए ये जो कर्व दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि क्या है कि AT का जो वैल्यू है वो है A0 माइनस KT, और यहाँ से अगर ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखे A0 माइनस AT बराबर KT, और A क्या है, मान लीजिए इसको x, तो x बराबर KT। A क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब मीनिंग यह होगा, मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि आपका कितना रिएक्टेंट का अमाउंट डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यही एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है। क्लियर हो रहा है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग यही होता है कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ए इनिशियल A0 है, A0 में से AT ए घट जाएगा तो वही ना लिख लेगा कि वो किधर चला गया, प्रोडक्ट साइड उतना गया है। इनिशियल रिएक्टेंट A0 आफ्टर टाइम AT, यानी T समय के बाद कितना बचा, तो कितना डिसोसिएट हुआ, तो A0 माइनस AT, तो इसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब अगर इसका कर्व खींचे x वर्सेज t का, देख लीजिए x वर्सेज t, तो आपका k कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या लिख लेगा कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी स्ट्रेट लाइन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वर्सेज टाइम का जो ग्राफ होगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा, मार्जिन से पास करते हुए एकदम स्ट्रेट लाइन। एक कर्व y बराबर mx जैसा है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बायोलॉजी वाले को शुरू में फिजिक्स समय बताया जाता है, इसको याद रखते हैं। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व ए होगा। तो ये तीन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और ए। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नया टर्म एक डिफाइन कर दो। तो हम इसमें आपको क्या बोले, हम बोले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन होगा जिसमें एक ऐसा टाइम आपको मिलेगा
जहां पर सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का प्रॉपर्टी है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आफ्टर ए सर्टेन टाइम। तो उसी को बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम, इसमें एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम तो ये क्या हो गया? टाइम आफ्टर विच all reactants get converted into product। तो वह टाइम जहां पर सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर जाए? प्रोडक्ट में। यानी अब अगर कंप्लीशन टाइम आपसे बोला जाएगा तो पूछा जाएगा कि कंप्लीशन टाइम पर रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा? जीरो। कंप्लीट कर गया मतलब इसका कंप्लीट टाइम होगा तो सारा का सारा यानी होल रिएक्टेंट किधर चला गया है? प्रोडक्ट साइड में। तो सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो चुका है तो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा? जीरो। तो देखिए ये जो है आपका ये इक्वेशन आया था, क्या आया था? AT बराबर आया था A0 माइनस KT। ठीक है। यदि मान लिया जाए कि अगर T बराबर लिखिए T कंप्लीशन, यह जो टाइम है कौन सा टाइम बन जाए? कंप्लीशन टाइम। समझिएगा, ये तो कोई जनरल टाइम है ना, AT क्या है? कोई एक जनरल टाइम है। लेकिन अगर इस टाइम को हम कंप्लीशन टाइम बना दें तो जब कंप्लीशन टाइम यह बन जाएगा तो उस समय ये आपका AT का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस समय AT का वैल्यू आपका क्या होगा? जीरो। देखिए यहाँ जो लेके चले थे, यहाँ शॉर्ट में देख लिए, A से B लिए थे, बोले थे T बराबर जीरो पर A0 है और A जीरो होगा। बोले थे T बराबर T पर A क्या है? AT है, इसका मान कुछ भी T होगा। अब हम बोले कि T बराबर T कंप्लीशन तो कंप्लीशन में इसमें क्या बताया गया कि सारा का सारा रिएक्टेंट आपका किसमें चला गया? प्रोडक्ट। तो यदि T कंप्लीशन बन गया है मतलब इधर तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें चला गया? प्रोडक्ट में। यानी अब रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा? जीरो होगा। इधर जो बनना होगा बनेगा, वो तो बात की बात है। तो वही हुआ कि अगर इस फॉर्मूला में आप T को T कंप्लीशन बनाइएगा तो उस समय AT का वैल्यू क्या होगा? जीरो। अब इस इक्वेशन से निकाल लीजिए, A हो गया जीरो, A0 माइनस K इंटू इसको लिखिएगा T कंप्लीशन। तो अब यहाँ से देखिए इसको इधर लाइएगा, तब इतना तो मैथमेटिक्स जानते हैं। तो T कंप्लीशन का वैल्यू हो जाएगा A0 बाय K। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको निकल गया। K तो कांस्टेंट है, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं T कंप्लीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यानी जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका कंप्लीशन टाइम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। स्वाभाविक है। अगर कोई ये लाया है 20 ग्राम तो मान लीजिए ये जो 20 ग्राम है, A का 20 ग्राम B में कन्वर्ट होने में अगर 10 मिनट समय लग रहा है तो अब तो समझने वाली बात है कि अगर ये लाएंगे 40 ग्राम तब तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा ग्राफ देखा जाए T कंप्लीशन वर्सेज कंसंट्रेशन का, A का कंसंट्रेशन का, तो ये भी डायरेक्ट आएगा। तो कंप्लीशन टाइम डिफाइन हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग। T कंप्लीशन डिफाइन किए, अब एक नया टर्म डिफाइन करें, हाफ लाइफ पीरियड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ
तो हाफ लाइफ का मीनिंग ये होता है कि जैसे अगर कोई मटेरियल है 1 kg, मटेरियल 1 kg, अब 1 kg से हाफ kg होने में जो टाइम कंज्यूम होगा दैट टाइम इज कॉल्ड टी हाफ। नाम में है टी हाफ, यानी मतलब कोई चीज का आधा होने में, हाफ होने में जो समय कंज्यूम होगा उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू का जितने टाइम में हाफ हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड। तो इसको डिफाइन कर लीजिए, द टाइम आफ्टर which the value of initial concentration of reactant becomes half तो वह टाइम जिस टाइम अप्रोच करने के बाद रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है हाफ हो जाए, यानी मान लीजिए कंसंट्रेशन 4 मोलर है, तो 4 मोलर है, अब पता चला कि 2 मिनट के बाद वह 2 मोलर हो गया, तो हाफ हो गया, 4 से 2 हो गया, तो बोलेंगे कि उसका टी हाफ कितना हुआ, 2 मिनट हुआ। अब देखिए ये जो आपका फार्मूला एक इसके लिए ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारा जो भी डिफाइन किया जा रहा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी जीरो ऑर्डर का टॉपिक चल रहा है, तो ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है, जीरो ऑर्डर के। तो अब देखिए टी हाफ, तो ए जीरो ऑर्डर में जो फार्मूला आया है उसको एक बार और लिखते हैं, ए टी बराबर आया है ए नॉट माइनस के टी। अब हम बोल दिए कि टी बराबर टी हाफ, ऐसे डिनोट करते हैं, टी बराबर टी हाफ। यह तो कोई जनरल टाइम है, लेकिन अब इस टाइम को हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ पर वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, पहले का हाफ हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का। तो ये जो एटी का वैल्यू आपका होगा अब वो कितना होना चाहिए, ए नॉट बाई 2 होना चाहिए। क्लियर हो रहा है। फिर वहीं ये जो लिए थे ए से बना था भी, टी बराबर 0 पर क्या था, ये था ए नॉट, ये क्या था 0। तो अब टी बराबर टी हाफ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हाफ ए नॉट बाई 2। तो वही तो है कि टी बराबर टी हाफ पर ए टी का वैल्यू क्या मिलेगा, ए नॉट बाई 2। अब इसको इसमें पुट कर लीजिए इस इक्वेशन में, तो ए टी के जगह हो जाएगा ए नॉट बाई 2, ए हो गया ए नॉट माइनस के, टी के जगह तो टी हाफ बन गया, इसको इधर लाइए इसको उधर ले जाइए, तो के इंटू टी हाफ बराबर ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, इसको कीजिए हल, तो के इंटू टी हाफ ए बन जाएगा ए नॉट बाई 2। तो यहाँ से जो टी हाफ का आपका फार्मूला आ जाएगा, टी हाफ का जो यहाँ से फार्मूला आ गया, टी हाफ ये आ गया ए नॉट बाई 2 के। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ का फार्मूला होगा ए नॉट बाई 2 के, और ये भी कह सकते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, जो कंप्लीशन में था वहीं था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अब इसका कर्व यहीं देख लीजिए, छोटा सा ग्राफ इम्पोर्टेंट है, टी हाफ वर्सेज कंसंट्रेशन। तो आप देख रहे हैं ना डायरेक्टली रिलेशन है, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ऑरिजिन से पास करते हुए। तो ये टी हाफ आपका हो गया, क्लियर है, टी हाफ
कर्व टी हाफ का क्लियर है। चलिए देखिए इसका मीनिंग हम समझा रहे हैं आपको, यहीं पर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन है और एक टी हाफ वैल्यू है, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। मान लिया जाए इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 10 है, 10 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 10 है। तो अब पूछा जाए कि इसका हाफ, मान लिया जाए कि 10 है और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 5 मिनट। इसका मतलब क्या समझिएगा, यानी ए नॉट 10 है तो हाफ लाइफ मतलब 10 से 5 होने का समय दिया हुआ है 5 मिनट। 10 का हाफ कितना होगा, 5 होगा। 10 का हाफ कितना होगा, 5 होगा। तो 10 से 5 होने में आपको कितना समय लग रहा है, 5 मिनट। अब मान लिया जाए अगर हम कहें कि अगर रिएक्शन सेम है, सेम चीज़ है, अब हम कहा जाए कि अगर इसका कंसंट्रेशन हम 20 कर दे तो तब टी हाफ बताइए। ए डाटा आपको दिया हुआ है, ए डाटा आपको दिया हुआ है, एक डाटा दे दिया कि ए जो है कि इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है तो टी हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। तो आपसे यह क्वेश्चन किया गया है कि अगर मान लिया जाए इनिशियल कंसंट्रेशन 10 होगा तो हाफ लाइफ कितना होगा, बताइए सोचकर। तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है ना, तो डायरेक्टली रिलेशन। तो अगर यह 20 है तो इस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि दुगना समय लगेगा ना। आपका जो अमाउंट है 2 टाइम हो गया तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि यह 5 हो जाता तो अब 5 तब हाफ लाइफ, यानी 5 से 2.5 होने में तो कितना होगा, इसका आधा होगा, यानी ये 2.5 मिनट हो जाएगा। मिनट में सब है, तो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। 10 का आधा 5 तो 10 का आधा 5 तो उस समय टी हाफ कितना दिया है, 5 मिनट। 20 ले लिए तो टाइम दुगना होगा क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। 5 कर दिए तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सब प्रॉपर्टी में आ जाएगा। टी हाफ का फार्मूला याद रखिए, टी कंप्लीशन का याद रखिए, कर्व ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है जीरो ऑर्डर का मैंने फार्मूला है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जीरो ऑर्डर का। तो देखिए आप लोग के लिए एक बउआ वाला सवाल लेकर आए हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है। जब भी कोई फार्मूला बताते हैं तो सोचते हैं पहले उस पर एक दो सवाल हम लोग कर ले। फार्मूला का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए पढ़िए, कह रहा है के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूनिट से पता कर सकते हो कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मोल पर लीटर पर सेकेंड यूनिट होता है। तो के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी ये किसका वैल्यू हो गया, के का। तो जब भी सवाल सोल्व कीजिए तो हम बार बार बोलते हैं कि डाटा लिखना स्टार्ट कीजिए। डाटा लिख लेने से तब समझ में आता है कि फाइंड क्या करना है। तो डाटा, तो के जीरो ऑर्डर के लिए के का वैल्यू दिया हुआ है, तो यह डाटा हम लिख दिए 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया डाटा। उसके बाद अब आगे पढ़िए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, यानी 25 सेकेंड के बाद जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 10। 25 सेकेंड के बाद, यानी ये 80 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 80 हो गया। 80 का वैल्यू 0.5, जो समय दिया है कितना दिया है, 25 सेकेंड दिया है। तो कह रहा है द इनिशियल कंसंट्रेशन मस्ट हैव बीन, तब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, यानी ए नॉट पूछा जा रहा है। कह रहा है ए नॉट व्हाट, बहुआ वाला सवाल, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो पुट कीजिए, अभी फार्मूला क्या आया था,
ये आया था AT बराबर A0 माइनस KT, जीरो ऑर्डर के लिए A0 AT का वैल्यू पुट कीजिए 0.5, A0 निकालना है, K का वैल्यू पुट कीजिए 2 × 10⁻⁻2, T का वैल्यू कीजिए 25, सोल्व कीजिए 0.5 A0 हो गया, इसको सोल्व कीजिए, देख रहे हैं 25:2 50 हो जाएगा। तो ये जो 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁻2, 50 × 10⁻⁻2। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा कितना आएगा देख लीजिए, 0.5 A0 कैलकुलेशन है, ये 100 है, नीचे 100 हो जाएगा, तब 50/100 1/2, 1/2 यानी 0.5, ये भी 0.5, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ से जो A0 का वैल्यू निकलेगा 0.5 क्या आएगा 1, यानी 1.0 है। देख लीजिए किस में ऑप्शन में है। बहुत इजी सवाल था, कुछ है ही नहीं था, बस फार्मूला बेसिस सवाल था। 12th बोर्ड में भी सवाल आते हैं और नीट वाला में इसी लेवल का सवाल आता है। नीट के एग्जाम में मैक्सिमम सवाल फार्मूला बेस्ड होता है, बस फार्मूला यूज कीजिए और आंसर निकालिए। तो आगे सवाल एक और करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीरो ऑर्डर का ही है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा दिमाग लगाना है। उसमें डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था और इसमें थोड़ा अलग कर दिया है। देखिए इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कह रहा है कि रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर पढ़ भी रहे हैं, ये वीडियो पूरा जीरो ऑर्डर का ही होगा। द रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो थोड़ा सा उसको एकदम अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना चाहिए, नहीं बोलता है, बारीकी से पूछ क्या रहा है, किसका मान दिया हुआ है। तो करे द रेशियो ऑफ, रेशियो पूछा है किसका, टाइम का, किसका रेशियो पूछा है, टाइम का, रिक्वायर्ड फॉर 75% टू 50% कंप्लीशन। कोई रिएक्शन है, वह रिएक्शन एक बार 75% कंप्लीट करता है तब, और जब 50% कंप्लीट करता है तब वो दोनों के टाइम का रेशियो निकालिए। जैसे 75% कंप्लीट करेगा तो कितना समय लगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा, उसके बाद 50% कंप्लीट करेगा तो उसके लिए कुछ समय लगेगा। अब उसी का क्या पूछा है, रेशियो पूछा हुआ है। तो देखो 75% 50%, तो आप देखिए ये तो बस एक सेकेंड, अगर पहले से समझ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हम समझा रहे हैं ना, तो जब एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाता है तो कंपटीशन के लिए तो बस शॉर्ट में अभी हम समझा रहे हैं। देखिए जैसे हम बोले कि A से बना B, तो शुरू में A0 है, T बराबर 0 पर, और ये 0 होगा जो भी होगा। अब कह रहा है कि 75, पहला स्टेप यह है कि कितना कंप्लीशन हो चाहिए, 75% कंप्लीशन का मतलब समझ रहे हैं, ए का 75, तो थोड़ा सा लाइन कट गया था, पिछले वीडियो में भी लाइन कट गया था तो डिस्टरबेंस हो गया। देखिए हम यहाँ आपको समझा रहे थे कि ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिए है, T बराबर 0 पर इनिशियली A0 है और ये 0 होगा, प्रोडक्ट शुरू में 0 होता है हमेशा इनिशियली। अब कह रहा है कि दिस रिएक्शन फर्स्ट बार में 75% कंप्लीट करना है जी। तो 75% कंप्लीशन का मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए। 75% कंप्लीशन का मीनिंग यह हुआ कि रिएक्टेंट का 75% चला गया प्रोडक्ट में,
तो 75 चला गया प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का लेफ्ट अमाउंट कितना हुआ 25%। अगर यह रिएक्टेंट का 75% कंप्लीशन का मतलब नहीं ना 75% कंप्लीट कर गया। जैसे हुआ कि 100 बॉय रन कर रहे हैं, तो 100 बॉय रन कर रहे हैं, अब बोल किसी उनको कहीं किसी गंतव्य स्थान पर जाना है, तो अब बोला जाए कि 75% बॉय रनिंग कंप्लीट कर चुके, मतलब वहां पहुंच चुके, तो 75 पहुंच चुके, तो बचे कितना 25, बचे कितना 25 यानी 100 में 75 लोग चला गया, 25 बचा। तो यहाँ 75% कंप्लीट कर गया, तो एक कितना बचा, कितना परसेंट 25% बचा है। यानी कोई ऐसा समय है t बराबर t1, मान लीजिए ये जो बचा है 25%, ये 25 ए का इसका, तो 25 मतलब क्या कि ए हो गया ना कि ए नॉट का 25% बचा, ए नॉट का 25% इनिशियली ये है, तो इसका 75% कंप्लीट कर गया, तो इसका लेफ्ट अमाउंट कितना हुआ, तो ए नॉट इंटू 25%, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा ए नॉट 25/100, तो ये 4, यानी हो गया क्या ए नॉट बाई 4। समझ में आ रहा है? ये जो मैथमेटिक्स है जी, लैंग्वेज में समझना है। 75% कंप्लीट किया मतलब रिएक्टेंट चला गया प्रोडक्ट में, कितना रिएक्टेंट का कितना परसेंट लेफ्ट हुआ, कितना अमाउंट बच रहा है 25, तो इनिशियली ए नॉट है, तो ए नॉट का ना 25% बच गया, यानी ए नॉट बाई 4 बच गया। कोई समय जिसमें, यानी मान लेते हैं कि ए नॉट बाई 4 होने में इसका समय क्या लग गया t1, एक कह रहा है 50%, इसको आप क्या बोलते हैं टी हाफ ना, 50% का मतलब क्या हाफ, तो टी हाफ तो आपको पहले से पता है, निकाल भी सकते हैं, तो ए वाला तो टी हाफ हो गया ना जी, ए वाला समय तो 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन का मतलब टी हाफ हो गया, कंप्लीशन टी हाफ हो गया। और टी हाफ का फॉर्मूला पता है ए नॉट बाई क्या 2k, तो ए टाइम तो निकल चुका है, इसको मान लीजिए आप t2, टी हाफ को यहाँ क्या मान लीजिए t2। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए टी बराबर होता है ए नॉट माइनस के टी, तो ए कितना, इसके लिए ए कितना बच गया ए नॉट बाई 4 बच गया, ए नॉट बाई 4 बराबर क्या ए नॉट माइनस के, इसके लिए समय आप क्या माने हैं t1, तय हो गया t1, तो इसको इधर लाइए, तो k इंटू t1 बराबर ये इधर चला गया, तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 4। इतना लेंदी करने का नहीं होता, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, तो कैलकुलेशन बस एक सेकेंड में हो जाएगा। तो k इंटू t1, तो यहाँ से t1 का वैल्यू क्या हो गया आपका, t1 का वैल्यू हो गया आपको 3a नॉट बाई 4k, 81, 82, ए 75% वाला पहले है, तो 75% यानी t1 बाई t2 का रेशियो निकालना है, t1 बाई t2, तो t1 कितना है 3a नॉट बाई 4, और वो कितना है, वो तो दिया हुआ है ए नॉट बाई 2 के, एक के भी है यहाँ, के से के कैंसिल हो गया, ए से ए नॉट, ए 2:2, यानी बच गया 3/2 यानी 1.5, तो रेशियो क्या आया 1.5 आ गया। तो ये जीरो ऑर्डर आपका हुआ, आपको देख लिए जीरो ऑर्डर का जितना फार्मूला बताएं, जीरो ऑर्डर का ये मेन फार्मूला ये है, जीरो ऑर्डर का यही फार्मूला है, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी। इसका हम ग्राफ खींच दिए, उस ग्राफ में आपको स्लोप याद रखना है, स्लोप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें इसका टी कंप्लीशन डिफाइन किए और टी हाफ डिफाइन किए, और जो सबका ग्राफ भी खींच दिए। उसके बाद दो सवाल भी आपको करवा दिए, और आपको सवाल मिलता है जीरो ऑर्डर का, तो आप खुद से कीजिए। तो इस वीडियो में आज हम लोग इसको यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए
उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।